Hello students, this is the third video of accounting terminologies in the chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Let's see what terminologies we are going to discuss today. And the first one is assets. So what are assets? Assets वर्ड आप सब समझते हैं, लेकिन जब उसको डिस्क्राइब करने की बारी आती है तो अक्सर हम लोग उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाते. सो लेट्स फाइंड सम वर्ड टुडे. It is a physical thing or right. फिजिकल थिंग और राइट यहाँ पर दो चीज आई है. तो फिजिकल थिंग मतलब तो आप सब समझते हैं. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल दीज आर फिजिकल थिंग्स. और अगर राइट्स की हम बात करें तो ऐसे कोई अधिकार जो हमारे पास हैं और अगर कोई और उसे यूज करने के लिए कहे तो हम उसके लिए पैसे मांगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमिताभ बच्चन जी को बोलेंगे कि हम आपके नाम से एक फर्म खोलना चाहते हैं, तो वो अपना नाम का यूज करने के लिए आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे. या फिर वो ये कहेंगे, जैसे और भी कोई प्रोडक्ट्स इसके अलावा पतंजलि है, तो आप अगर पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन के ओनर से कहेंगे कि हमें आपका नाम यूज करना है, तो वो उसके लिए आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे. वो आपको फ्री में अपना नाम यूज नहीं करने देंगे, राइट. नेक्स्ट थिंग, इट शुड हैव अ मॉनिटरी वैल्यू. उसकी कोई ना कोई पैसे में कीमत लगाई जा सके, राइट. अब जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर ही है, तो कोई इसको कह दे कि ये बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती, लेकिन मार्केट में अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इट्स नॉट एन एसेट. लेकिन अगर उस पत्थर की एक्चुअली कोई कीमत ना हो तो भी मार्केट में उसे लोग बहुत पैसा देकर भी खरीदना चाहते हैं, तो दैट विल हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, राइट. नेक्स्ट, ओनरशिप ऑफ असेट्स मस्ट बी विथ बिजनेस. हम इस किसी भी चीज को अपना कब कहेंगे? जब हमारे पास उसके ओनरशिप राइट्स होंगे, राइट. जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वो मेरे फ्रेंड के नाम पर है और मैं अगर उसे अपने बिजनेस की एसेट बोलती हूँ तो दैट्स नॉट राइट, क्योंकि मेरी उस बिल्डिंग पर कोई ओनरशिप नहीं है, तो वो बिल्डिंग मेरे बिजनेस की तो नहीं हो सकती, राइट. तो बिजनेस के नाम पर है, अगर बिजनेस की ओनरशिप में अगर कोई चीज है तो ही वो बिजनेस की एसेट होगी. ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. असेट्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ असेट्स: फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स. Fixed assets are further divided in two types, tangible and intangible, and current assets are further divided in two types, liquid assets and non-liquid assets. एक एक करके समझते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना. सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट. नाम में ही है फिक्स्ड, मतलब कि जो हमारे बिजनेस में कैसी है, फिक्स है, हम उसे इजीली सेल नहीं कर सकते हैं, राइट. देखिए असेट्स के लिए क्या क्या बोलते हैं. पहली चीज, इट शुड गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट. इसका जो बेनिफिट है ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेज अ मशीनरी, then for how many years it will give us benefit? 5 to 10 years तो मिनिमम देगी हमको, राइट. कोई भी मशीन होगी 5 से 6 साल तो मिनिमम चलती है. अगर हमने फर्नीचर परचेज किया तो वो फर्नीचर कम से कम 3 से 5 साल तो चलता है. मैं मिनिमम ईयर्स की बात करूँ, इससे ज्यादा भी चल सकती है. कई मशीनें होती हैं जो 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक चलती है. तो ये हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहिए, पहली बात. दूसरा यहाँ पर कहा है टेंजिबल असेट विच कैन बी टच्ड एंड सीन. टेंजिबल असेट वो होती है जिन्हें कि हम छू सकते हैं और देख सकते हैं. जैसे अभी हमने बात की मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी टेंजिबल असेट्स होती हैं. इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा. इसके बाद नेक्स्ट आती है इनटेंजिबल एसेट्स. दीज आर दोज एसेट्स which cannot be seen and touched, जिसे आप देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, राइट. पेटेंट किस चीज को कहते हैं? जब आपने कोई फॉर्मूला बनाया
और वो फॉर्मूला को आपने पेटेंट करवाया कि इस स्पेसिफिक फॉर्मूला को मैं ही यूज कर सकता हूँ। अगर वो फॉर्मूला कोई और यूज करता है तो उसके लिए आप उसे आपसे परमिशन लेनी होगी और उसे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब जाकर के वो उस फॉर्मूला को यूज कर सकता है। ट्रेडमार्क की बात आती है तो ट्रेडमार्क में आपने देखा होगा कि जो मैकडॉनल्ड्स होता है उसमें ऐसा एम बना हुआ होता है, राइट? ये आइकन आई गेस सभी को पता होगा किसका है, राइट? तो ये सारे जो है ये ट्रेडमार्क में आ जाते हैं कि हम हमारे कुछ डिजाइन्स जो हैं उनको हम लोग पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क करा लेते हैं जिनको कि हमारे सिवाय दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। इसके अलावा होती है गुडविल। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई स्पेसिफिक कंपनी है, वो 1000 करोड़ में सेल हुई है। जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया तो उसके लिए कई हजारों करोड़ों रुपए उसने पे किए। तो एक ऑफिस होगा, उसकी कीमत 1000 करोड़ कैसे हो सकती है? तो वहां पर कीमत सिर्फ असेट्स की या जो टेंजिबल जो दिखने वाली चीजें उनकी नहीं है, वो असेट उसके नाम की है। व्हाट्सएप का अपना एक गुडविल है। अगर कोई बंदा व्हाट्सएप परचेज करता है तो उसको प्रॉफिट्स भी उसके साथ मिलने वाले हैं। तो आगे जो प्रॉफिट्स वो अर्न करने वाले हैं, या यूं कहूं व्हाट्सएप का जो नाम है उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ता है, राइट? सो गुडविल जो है वो फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फेम होता है उसे आप गुडविल कह सकते हो। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को आप गुडविल कह सकते हो। इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि ये तीन चीजें इंटेंजिबल होती है, ऑन पेपर होती है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, राइट? देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है बिल्डिंग, ये क्या होगी? बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट। देन कार, ये चली कार, तो ये कार जहां जा रही है वो बिजनेस वाली प्लेस है, मतलब ये कार जो है वो बिजनेस की कार है, एंड इट इज ऑल्सो अ टेंजिबल asset. Then this sign is for machinery and machinery is also again a tangible asset, right? Intangible assets के लिए देखिए यहाँ पर लिखिए, लिखा है कि it is a concept rather than a concrete object. It have no physical form. इसका कोई physical form नहीं होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार एसेट्स चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले टेंजिबल एसेट्स आ रही हैं, तो सबसे पहले है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। देन पेटेंट्स एंड गुडविल, दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स की हम अगर बात करें तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो फिक्स्ड एसेट था। और करंट एसेट मतलब कि नाम है करंट, करंट मतलब कि रीसेंट, राइट? तो वो एसेट जो रिसेंटली हमारे पास है और कुछ दिनों बाद हमारे पास शायद ना हो, वो कहलाती है करंट एसेट, राइट? तो जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास होती है, एसेट्स हेल्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स, राइट? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ये जो एसेट्स होती हैं इनको हम नियर फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट करने ही वाले होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखिए गुड्स है, कैश इटसेल्फ अ करंट एसेट। क्यों? क्योंकि जब कैश में कन्वर्ट करने की बात करें तो जो खुद कैश है वो तो करंट एसेट हो गई, राइट? गुड्स हम लोग सेल करने के लिए परचेज करते हैं, मतलब हम जल्द से जल्द इसे कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ करंट एसेट। डेटर्स की अगर हम बात करें तो हम अगर किसी पर्सन को उधार देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमें पैसा रिटर्न कर दे, तो दिस इज ऑल्सो अ करंट एसेट। तो मैं अगर इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो 1 ईयर में हम जो चीजों को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वो सारे कहलाएंगे हमारे करंट एसेट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है और हम सोचते हैं कि जब भी उसका अच्छा दाम आएगा हम उसे सेल कर देंगे, शेयर्स अगर हमने परचेज किए हैं फॉर रीसेल, कि जब भी अच्छा प्राइस मिलेगा हम सेल कर देंगे,
then that will also become current asset. Moving to the next point, that is fictitious asset. Fictitious word का मतलब होता है नकली या इमेजिनरी भी इसको बोलते हैं. तो इमेजिनरी एसेट जो होती है उन्हें fictitious asset कहा जाता है. दे हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू. और इसका एग्जाम्पल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में. इट इज द एक्सपेंडिचर which is for long term for more than 1 year, but there is no asset in this expenditure, right? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एडवर्टीजमेंट किया है जो कि 1 ईयर से ज्यादा के लिए किया है और उसमें हमें बेनिफिट 1 ईयर से ज्यादा के लिए तो दे रहा है, लेकिन उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, हम हमारा एडवर्टीजमेंट किसी और को सेल नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, मतलब आप मार्केट में उसे सेल नहीं कर सकते हो. सिमिलरली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं. दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर डन व्हेन द बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड. लाइसेंस लेना होता है और बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, उसके लिए हमारा बहुत हैवी खर्चा होता है. लेकिन एक बार बिजनेस स्टार्ट किया तो फायदा काफी टाइम तक होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एसेट की तरह हमारे पास रखते हैं, क्योंकि आगे तक हमें उसका फायदा होने वाला है और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स में से उसे माइनस करते हैं. ये सब चीजें डिटेल में आप आगे समझने वाले हो, डोंट वरी. तो अभी इतना समझो फिक्टिशियस असेट्स में क्या आता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है. ठीक. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन intangible asset and fictitious asset. Intangible asset have a realizable market value, whereas fictitious asset do not have a realizable market value. लास्ट पॉइंट आज का हमारा है लाइबिलिटीज का. तो लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है हम देख लेते हैं. लाइबिलिटीज मींस आपको किसी को भी कोई अमाउंट पे करना है तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी. अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिजनेस टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बाकी है तो वो हमारी लाइबिलिटी है. अगर हमने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है. अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है. अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं उधार में तो उसे पेमेंट करना, उस पर्सन को पेमेंट करना, वो भी हमारी लाइबिलिटी है, राइट? तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब है पे करना बाकी है, जो रिमेनिंग होता है, बाकी होता है, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग. ठीक. अब लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं. एक होती है फिक्स्ड लाइबिलिटीज. तो फिक्स्ड वर्ड सेज ये लाइबिलिटीज जो होती है इनका पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करना होता है, फॉर मोर देन 1 ईयर की होती है, जैसे कि सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कैपिटल एटसेट्रा. यहाँ पर सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि जब हम हमारी कोई प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करते हैं बैंक में, जब हम उसके सिक्योरिटी देते हैं बैंक को कि अगर हम लोन पे नहीं कर पाए तो जो है पैसा वसूल लेना, तो वो कहलाता है सिक्योर्ड लोन्स. अनसिक्योर्ड लोन मतलब जहां पर हमारी कोई एसेट जो है बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखी हो. कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों कहा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा आपके दिमाग में. तो देखिए जब भी बिजनेस क्लोज होगा तब उसे वो पैसा, बिजनेस को वो पैसा ओनर को लौटाना पड़ेगा. अब आप कहेंगे बिजनेस और ओनर तो एक ही होता है ना मैम. बिल्कुल नहीं. बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है. तो ओनर जो होता है वो बिजनेस को पैसा देता है कि भाई मेरा बिजनेस तुम मेरा पैसा यूज करो, प्रॉफिट अर्न करो और मुझे वो प्रॉफिट ला करके दो. ठीक. और जब भी वो बिजनेस क्लोज होगा तो ये कैपिटल का अमाउंट वापस किसे देना पड़ेगा, ओनर को. इसलिए कैपिटल जो होती है ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आ जाता है करंट लाइबिलिटीज. सो करंट लाइबिलिटीज में वो लाइबिलिटीज आती है विच आर शॉर्ट टर्म, दे आर फॉर लेस देन अ ईयर एंड दे अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. जनरली अराइज होती रहती हैं, जल्दी जल्दी अराइज होती हैं, वो कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स. Creditors are current liability. Cash credit limit, it is a short-term loan taken from the bank and other short-term loans taken from friends, families, etc.
तो ये हो गई हमारी बात लाइबिलिटीज के बारे में। अब इन दो तरह की फिक्स्ड और करंट लाइबिलिटीज के अलावा भी एक और लाइबिलिटी होती है जिसे कहते हैं हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है, ये लाइबिलिटी कैसी होती है कि आज ये लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, हमें किसी को पेमेंट नहीं करना है, लेकिन कॉन्टिंजेंट वर्ड का मीनिंग होता है अकस्मात, मतलब अचानक। तो अचानक आने वाली लाइबिलिटी हम पे किसी भी दिन आ सकती है और हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसे कहते हैं हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऊपर एक कोर्ट में केस चल रहा है, अगर हम केस हार गए तो हमें 2 लाख रुपीज पे करने पड़ सकते हैं, और अगर हम वो केस जीत गए तो हमें आ, कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ लाइबिलिटी बनने की संभावना है ना। अगर हार गए तो पे करना पड़ेगा, ये हमें पता है। तो ये लाइबिलिटी जो होगी कहलाएगी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इट इज अ लाइबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर, इन फ्यूचर अराइज हो सकती है, आज ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। तो हैपनिंग मतलब कि अगर हम केस हार गए तो इट विल बी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि हार गए तो पे करना पड़ेगा। नॉन हैपनिंग का मतलब होता है कि अगर हम वो नहीं हारे तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक। नॉट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट रिटन एज नोट। तो ये बात बहुत ध्यान रखी जाए, ऐसी कोई लाइबिलिटी जो बिजनेस में अराइज होने की संभावना है तो उसे हम अकाउंटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो उसमें हम एक नोट डालेंगे कि ये बिजनेस में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती है। आई होप मेरा प्रोवाइडेड कंटेंट आपको इजी लग रहा है। हमेशा की तरह आज भी क्विज में रखने वाली थी, लेकिन वो हमने नहीं रखा है क्योंकि मैंने सोचा एक बार टॉपिक्स सारे कंप्लीट हो जाएं टर्मिनोलॉजीज के, देन वी कैन हैव अ क्विज टुगेदर, एंड दैट विल बी प्रोबेबली आफ्टर दिवाली। और अभी के लिए तो मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड ऑफ कोर्स, बी हैप्पी, बी सेफ, and have a very nice day. Thank you so much.